वे अपनी मंजिल से करीब 23 किलोमीटर दूर थे और 3 घंटे से ज्यादा समय से पैदल चल रहे थे। लगभग 12 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। जब समूह ने एक मोड़ काटा तो विनय पीछे छूट गया। जब उन्होंने देखा कि वह मोड़ पर उनके पीछे नहीं आया था और अब आंखों से ओझल हो चुका था, तो वे उसे लेने के लिए वापस गए और पाया कि वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। उन्होंने सोचा कि वो उस नदी में गिर गया होगा जो रास्ते के किनारे बह रही थी, और उन्होंने तुरंत वनकर्मियों को बुलाया। जिस रास्ते पर परिवार उस समय चल रहा था वो लगभग 4 मीटर चौड़ा था और एक बड़ी ऊंची ढलान के लगभग आधे रास्ते में स्थित था। लेकिन इस ढलान से ऊपर की ओर लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर एक खुली जगह थी, जो एक साफ मैदान था। पहाड़ी की चोटी पर एक लगभग 300 मीटर का घास का मैदान था, जो जंगल के एक बड़े हिस्से की पेड़ रेखा का दरवाजा जैसा लग रहा था। परिवार ने सोचा कि जंगल तक की ढलान उनके बच्चे के लिए चढ़ने के लिए बहुत ऊंची थी, इसलिए सबसे संभावित स्पष्टीकरण यही था कि वह ढलान पर फिसलकर पानी में गिर गया था। वनकर्मियों ने पास के एक संकरे मोड़ पर नदी को बंद कर दिया, ताकि अगर विनय पानी में गिर भी गया हो तो वो ज्यादा दूर तक बहकर न जाए। लेकिन दुर्भाग्य से पानी की तलाशी में लापता लड़के का कोई निशान नहीं मिला। तलाशी दल को परिवार से बयान लेते समय यह बहुत अजीब लगा कि समूह में किसी के भी अनुसार उसने मदद के लिए आवाज नहीं दी, उसने अपने माता पिता को नहीं पुकारा, या सामान्य रूप से कोई आवाज नहीं की, जैसे पानी में छपछपाहट की। इसलिए पुलिस और वनकर्मियों ने खोजी कुत्तों को बुलाया। उन्होंने शवों को सूंघने वाले कुत्तों को भी बुलाया, जिससे परिवार को बहुत निराशा हुई। कुत्तों को विनय से संबंधित सामान दिए गए, जैसे उसके अतिरिक्त कपड़े, और कुछ बहुत ही अजीब हुआ। उन्होंने उसकी गंध का पीछा पहाड़ी पर और जंगल में किया, न कि ढलान से नीचे नदी में। मौके के विश्लेषण से पता चला कि मिट्टी की ढलान पर कोई हाथ या पैर के निशान नहीं थे, जिससे यह साबित हो सके कि विनय खुद पहाड़ी पर चढ़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस पहाड़ी पर तैर कर गया हो, या उसे किसी क्रेन से ऊपर उठाया गया हो। एक और अजीब बात यह थी कि खोजी कुत्तों ने विनय की गंध को उस जगह से 34 किलोमीटर अंदर जंगल में एक स्थान पर पहुंचाया जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। ये बिल्कुल बेतुका था, क्योंकि परिवार ने बताया था कि विनय धीरे चलने वाला था, इसलिए वह पीछे रह गया था। लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए भी एक 6 साल का लड़का पैदल 90 मिनट से ज्यादा में 30 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय नहीं कर सकता था। ये संभव ही नहीं है। उन्होंने विनय की गंध का पीछा जंगल में एक साफ जगह तक किया। इस बिंदु पर खोजी कुत्तों ने कथित तौर पर लेटकर रोना शुरू कर दिया। ये दो अत्यधिक प्रशिक्षित और अनुभवी खोजी कुत्ते थे, और कुत्ता इकाई के हैंडलर को यह बेहद अजीब और असामान्य लगा। मेरी कल्पना, फुसफुसाते हुए आदमी, की अपनी व्याख्या बनाने में खुद को रोक नहीं पाई, जिसे विनय ने देखने का दावा किया था। बुराई का एक भयानक रूप जो मासूम बच्चों को अपने परिवार के गर्मजोशी भरे कैंप की सुरक्षा से और अंधेरे जंगल में अज्ञात कारणों से फुसलाने की कोशिश कर रहा था। मैं कांप उठा क्योंकि मेरे विचारों में फुसफुसाते हुए आदमी की तस्वीर बन गई, जो विनय को उसकी कमीज के कॉलर से पकड़कर, जब वह रास्ते पर चल रहा था, अचानक खींच लेता है और मदद के लिए चिल्लाने का मौका मिलने से पहले उसे हिंसक रूप से पहाड़ी पर और जंगल में घसीट लेता है। मैंने अखबार बंद किया। मैंने फ्लास्क खाली किया। मुझे इसकी जरूरत थी। मैं इन तस्वीरों को अपने दिमाग से निकालना चाहता था। मैंने खुद को कोसा। मेरी माँ हमेशा कठोर थी जब बात हिंसक वीडियो गेम खेलने या डरावनी फिल्में देखने की आती थी। मुझे लगा कि वह बस मेरा बचपन बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने अपनी किशोरावस्था के कुछ साल बाद सीखा कि मेरी कल्पना बहुत ज्यादा सक्रिय है। मैं डरपोक नहीं हूँ, बस मेरी कल्पना इस तरह की है कि वह बेकाबू हो सकती है, और कभी कभी तस्वीरों को अपने दिमाग से निकालना मुश्किल हो सकता है। विनय और फुसफुसाता हुआ आदमी मेरे दिमाग से नहीं जा रहे थे। मैंने अपने विचारों को तोड़ने की कोशिश की और अगले दिन के लिए अपने कपड़े निकालने लगा। मैंने बिस्तर पर कुछ टीवी देखने की कोशिश की। केबिन में वाईफाई था, इसलिए मैंने अपनी फायर स्टिक लगाई और नेटफ्लिक्स पर मेकिंग ए मर्डर देखा, क्योंकि मुझे अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए कुछ और चाहिए था। जब मैं लेटा तो मेरा दिमाग शांत हो गया और मुझे टीवी की आवाज के साथ नींद आने लगी। विनय वाल्मीकि धूल भरे रास्ते पर चल रहा था, अपने दर्द भरे पैरों को दोनों हाथों से सहला रहा था, क्योंकि उसने अपने परिवार को अपने सामने मोड़ पर मुड़ते देखा था। उसने एक फुसफुसाहट सुनी, बेटा, मेरे साथ आओ, खेलो मेरे साथ, बेटा। विनय की त्वचा रेंगने लगी, फिर उसकी गर्दन और बाहों के बाल खड़े हो गए। यहाँ कैंडी है और हर तरह के अद्भुत पकवान। फुसफुसाहट जारी रही। विनय ने अपनी पिंडलियों और जांघों के दर्द को अपने दिमाग से हटा दिया और अपने माता पिता की सुरक्षा में शामिल होने के लिए रास्ते के मोड़ की ओर भागा। विनय, कहाँ जा रहे हो? आवाज फुसफुसाई। विनय राहत की सांस के साथ मोड़ पर मुड़ा, लेकिन यह देखकर वह डर गया कि उसके माता पिता गायब थे। उसने पाया कि वह अब उस रास्ते पर नहीं था जो खूबसूरत बहती नदी के किनारे था, और उसके माता पिता भी मुस्कुराते हुए झुंड में खड़े उसका इंतजार नहीं कर रहे थे कि वह समूह में फिर से शामिल हो। इसके बजाय वो घने जंगल से 100 गज दूर था।
उसने पेड़ रेखा की ओर देखा। उसे पेड़ों में एक आकृति मुश्किल से दिख रही थी जो उसे घूर रही थी। वह मानवीय थी, ऊंची और मर्दाना। आकृति ने जंगल के किनारे की ओर एक छोटा कदम आगे बढ़ाया। विनय अब उसका चेहरा देख सकता था। वह मुस्कुरा रहा था। मुस्कान इतनी दर्दनाक रूप से चौड़ी थी, आंखें जंगली, विशाल और पुतलियां बहुत ज्यादा फैली हुई थी। विनय अपनी मां के लिए चिल्लाया। वह इतनी जोर से चिल्लाया। आकृति ने अपना हाथ उठाया। हाथ एक टेंटिकल एन आर्म लाइक अपेंडेज जैसा था, जिसमें हाथ की उंगलियां बहुत लंबी थी। उंगलियों पर नुकीले बड़े हुए नाखून थे। हाथ चेहरे तक आया और आकृति ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को अपने होठों पर रखा। उसकी भयानक मुस्कान अब गायब हो गई थी और एक तेज हरकत के साथ विनय की चीखें और रोना दब गया। वो कोई आवाज नहीं कर पा रहा था। वो घबराकर अपनी आंखों को चारों ओर दौड़ाता है और अपने परिवार को नीचे रास्ते पर देखता है। वे उसे ढूंढ रहे हैं। वो मुड़ता है और उन्हें मदद के लिए चिल्लाता है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, मैं यहां हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि विनय अपने पेट पर देखता है और आकृति की लंबी नुकीली उंगलियों को अचानक उसकी धड़ के चारों ओर रेंगते हुए देखता है। वो मुड़कर जंगल के अंधेरे को देखता है। केवल पेड़ों में खड़ी आकृति की लंबी फैली हुई बांह से ही अंधेरा भेद रहा था। आकृति की जंगली आंखों का सफेद हिस्सा अंधेरे में अविश्वसनीय रूप से दिखाई दे रहा था। वे चौड़ी खुली थी। उत्तेजना की जंगली चीख में दर्दनाक रूप से फैली हुई थी। विनय डर गया है। वह अपने पेशाब को खुद से छूटता और अपनी जांघ पर फैलता महसूस करता है। विनय अपनी मां के लिए इतनी जोर से चिल्लाया कि वह अपने सिर में रक्त कोशिकाओं को फटने के बिंदु तक कांपता हुआ महसूस कर सकता था। हालांकि उससे कोई आवाज नहीं निकली, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की। हाथ तेजी से बंद हुआ और उसके शरीर पर कसकर कस गया। बांह इतनी तेजी से वापस खींची गई कि विनय अपने मां बाप पर एक आखिरी नजर भी नहीं डाल सका। इससे पहले कि उसे पता चलता कि क्या हो रहा है, उसे जंगल में घसीटा जा रहा था। वह कठोर जमीन पर और पेड़ों में इतनी गति से चल रहा था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे इतनी देर तक निर्दयी जमीन पर खींचा जा रहा था। वह चलते चलते बैठ गया। उसने ऊपर देखा और दूरी में आकृति को देख सकता था, जो अभी भी एक साफ जगह पर खड़ी थी। वह बहुत करीब आ रहा था। हर एक मीटर जो उसके और आकृति के बीच कम हो रहा था, विनय की आंखें चौड़ी होती जा रही थी। उसे लगातार उस प्राणी की बेहतर तस्वीर मिल रही थी जो उसे साफ जगह की ओर घसीट रहा था। जो उसने देखा, उससे उसकी आत्मा तक भयभीत हो गई। आकृति काली थी, लगभग पूरी तरह से काली। उसके रूप में केवल दूसरा रंग सफेद था, उसकी चौड़ी आंखों का रंग और एक दर्दनाक रूप से फैली हुई मुस्कान जो उसके बड़े नुकीले दांतों को दिखा रही थी। आकृति ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। वो लगभग एक पेस्टल ड्राइंग की तरह लग रहा था, जंगल के बीच में स्थिर खड़ा था। इतना अप्राकृतिक और इस दुनिया में बिल्कुल बेमेल। उसकी पुतलियां पूरी तरह से अपने शिकार पर टिकी हुई थी, जो तेजी से करीब आ रहा था। विनय चिल्लाया। पास के पेड़ों में पक्षियों और वन्यजीवों के साथ आवाज बाहर निकली। जब वो आकृति से 10 फीट दूर था, तो विनय ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। 9 फीट, 8 फीट, 7 फीट। आकृति उत्तेजना से हंसने लगी। 6 फीट, 5 फीट, 4 फीट। उसका खाली हाथ तेजी से खुला, जिसमें उसकी रेजर नुकीली उंगलियां दिख रही थी। 3 फीट, 2 फीट। विनय अपनी मां के लिए करा रहा था। 1 फीट। अंधेरा रूप जीवित हो उठा और अंधेरा रूप जिंदा हो उठा और एक भयानक ठहाका लगाने लगा जैसे ही विनय उसकी पकड़ में आ गिरा। 0 फीट। विनय अपनी जान बचाने के लिए चीखा। मैं पसीने से तरबतर बिस्तर में सीधा उठ बैठा, हाँफ रहा था। मेरी सांसें तेज थीं, कांप रही थीं। उन्हें सामान्य गति पर वापस आने में मुझे कुछ अच्छे सेकंड लगे। मैंने कमरे में खतरों के लिए नजर दौड़ाई, मुझे कोई नहीं मिला। मैंने अपनी धड़कन और सांसों को महसूस किया। वे आखिरकार स्थिर होने लगी। मैंने अपने नाइट स्टैंड पर नीचे देखा और पाया कि जो कान फाड़ देने वाली चीख मैं सुन रहा था, वो दरअसल मेरा अलार्म था। सुबह के 6 बज चुके थे। मुझे नाश्ता करना था, कपड़े पहनने थे और फिर फकीरचंद से मिलने के लिए निकलना था। और नहीं, बिस्तर में अखबार नहीं, मैंने खुद से सोचा। मैं अपने केबिन से निकला और उस पहले रास्ते पर चला, जिसकी मैंने पिछली रात फकीरचंद के निगरानी टावर तक की यात्रा के लिए योजना बनाई थी। अगर मैं अच्छी गति रखता तो दोपहर तक फकीरचंद के टावर पर पहुंच जाता, बशर्ते रास्ता साफ हो। मैंने पाया कि मैं अभी भी विनय वाल्मीकि के बारे में अपने भयानक सपने से डरा हुआ था। मैं सचमुच था। जैसे जैसे मैं चलता गया, मैं खुद को कोसता रहा कि मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, और खुद को यह समझाने की कोशिश करता रहा कि मेरी कल्पना बहुत ज्यादा सक्रिय है, और त्रासदी शायद उतनी जटिल नहीं थी जितनी कि सबूत सुझाते थे। इस 17 साल पुराने मामले पर पागल होने के लिए खुद को सजा देने के बावजूद पैदल यात्रा के दौरान मैं सिर्फ इसी के बारे में सोचता रहा।
शायद विनय को बुरा सपना आया था और उसने सचमुच कोई आदमी नहीं देखा था। आखिरकार परिवार को कैंप में घुसपैठिए का कोई निशान नहीं मिला था। शायद वह पानी में गिर गया था और वनकर्मियों की नदी बंद करने से पहले ही धारा उसे नीचे खींच ले गई थी। शायद खोजी कुत्तों का दिन खराब था। आखिरकार वे जानवर हैं, मशीनें नहीं। अगले कुछ घंटों में मैंने अपने दिमाग में विनय वाल्मीकि के 2003 में लापता होने से जुड़ी घटनाओं को तर्कसंगत बनाने की पूरी कोशिश की, ताकि मैं खुद को और डराने से रोक सकूं। जैसे जैसे मैं घने जंगल से गुजरता गया, जंगल में जितना गहरा जाता गया, उतना ही मैं खुद को छोटा महसूस करता गया। मैं पृथ्वी और जंगल के एक विशाल महासागर में एक अकेला अणु मात्र था। इससे मुझे बहुत कमजोर महसूस हुआ, बेघर, किसी और के घर में एक अनचाहा मेहमान। इस भावना को दूर करना सचमुच मुश्किल था। मैंने योजना के अनुसार अपनी गति बनाए रखी और लगभग दोपहर 12:45 फकीरचंद के निगरानी टावर के आसपास के साफ मैदान में पहुंच गया। उन्हें अपनी ऊंची जगह से मुझे साफ मैदान में आते हुए जरूर देखा होगा, क्योंकि वह पहले से ही अपने टावर से बाहर थे और सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। जैसे ही हमारी आंखें मिली, हमने गर्मजोशी से मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया। उन्होंने मुझे एक दोस्ताना, व्यंग्यात्मक इशारा किया, मेरी लंबी पैदल यात्रा को स्वीकार करते हुए। मेरा जवाब में हाथ का इशारा थकान भरा था, बस एक ऊपर की ओर उठाया हुआ हाथ। फकीरचंद को उम्मीद थी कि उनके टावर तक की लंबी चढ़ाई वाली पैदल यात्रा के कारण मैं थक गया हूंगा, और परिणामस्वरूप उन्होंने मुझे ताजे, ठंडे संतरे के रस का अपना तैयार फ्लास्क फेंक दिया। मैंने कृतज्ञतापूर्वक अपने मुंह को खट्टे रस से भर लिया। मेरे सूखे तालू पर बहुत अच्छा लगा। मैंने खुद को पूरी बोतल खत्म करने से रोका। मैंने बस किनारा पहुंचा और इसे फकीरचंद को वापस दे दिया, और मैंने उन्हें ड्रिंक के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने मुझे अपने टावर में ऊपर आने के लिए आमंत्रित किया, ताकि हम बेहतर परिचित हो सकें और वह मुझे हमारे असाइनमेंट और कर्तव्यों के बारे में बता सके जब हम एक साथ काम करेंगे। जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़े, मैंने टावर के नीचे एटीवी, ऑल टेरेन व्हीकल, को देखा। फकीरचंद ने मुझे इसे देखते हुए पकड़ लिया। वो थोड़ा अजीब तरह से हंसे और उन्हें खुद को समझाने की जरूरत महसूस हुई। हाँ, ये तेज है, ठीक है। अरे, माफ करना जयंत, मैं आज सुबह तुम्हें लेने आ जाता, लेकिन मुझे एक आपातकालीन स्थिति के लिए बुलाया गया। मुझे फकीरचंद के प्रति लगभग एक पल की सहानुभूति महसूस हुई। मुझे लगता है कि हम दोनों में ही अच्छा प्रभाव डालने को लेकर थोड़ी घबराहट थी। मैं बता सकता था कि वह नहीं चाहते थे कि मैं ये सोचूं कि मैं इतनी दूर पैदल चलकर आया हूं और वह अपनी एटीवी के साथ आराम से बैठे थे। ठीक है फकीरचंद, चिंता मत करो। मुझे इन लंबी पैदल यात्राओं की आदत डालनी होगी अगर मुझे यहाँ रहना है ना? वैसे क्या आपातकाल था? फकीरचंद संतुष्ट होकर मुस्कुराए, ये जानकर कि मेरे मन में कोई बुरी भावना नहीं थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज रात तुम्हारे केबिन तक वापस छोड़ दूंगा, उन्होंने एक भरोसेमंद तरीके से कहा। फकीरचंद ने फिर मेरे सवाल का जवाब देने से पहले एक पल लिया कि उस सुबह क्या आपातकाल था। वो मानो अपने सामने सभी टुकड़ों को रखने की कोशिश कर रहे थे, इससे पहले कि मुझे समझाते। बोलने से पहले उन्होंने धीरे से आह भरी। ये परिवार मेरे क्षेत्र में कैंप कर रहा था, यहां से लगभग 18 किलोमीटर दूर। मैं हर दिन उनकी जांच करता रहा हूं। कल सुबह मैं वहां गया और कुछ तो जरूर था। उनके हाथ इशारे कर रहे थे, जैसे कि अदृश्य गेंदों का एक तिकड़ी उछाल रहे हों, मानो कोई उपयुक्त शब्द खोजने की कोशिश कर रहे हों। अजीब, हाँ अजीब। मुझे नहीं पता कि इसे और कैसे कहूं। अजीब कैसा दिखता है? मैंने पूछा। हर कोई थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। वे पूछ रहे थे कि क्या मैं क्षेत्र में किसी और के कैंपिंग के बारे में जानता हूं, या क्या मैं या कोई अन्य वनकर्मी पिछली रात उनके कैंप की जांच करने आए थे। अच्छा, वे ये क्यों जानना चाहते थे? विनय वाल्मीकि के बारे में उस अखबार की कहानी, जिसने रात में एक आदमी को देखा था, मेरे दिमाग में कौंध गई, जिससे मेरा सवाल और मजबूत हो गया। ठीक है, मुझे नहीं पता। मैंने पूछा तो था, लेकिन उन्होंने बस कहा, छोड़ो भी। मैंने जोर नहीं डाला, शायद मुझे डालना चाहिए था। उसकी आखिरी टिप्पणी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो आज सुबह क्या हुआ? क्या आपातकाल था? वे चले गए, गायब। कैंप साइट अभी भी वही है, उनके सामान, खाना पकाने के उपकरण, तंबू, जो कुछ भी बचा है। मैं जिस सीढ़ी पर था, उस पर ही ठिठक गया। मैंने उनके टावर के दरवाजे तक अपनी चढ़ाई रोक दी। हे भगवान, क्या तुम्हें पता है क्या हुआ? मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है, बेटा। मैं आज सुबह लगभग 8 बजे वहां गया था और लगभग 8:30 बजे मुझे पता चल गया कि कुछ फिर से गड़बड़ था, बहुत बहुत गड़बड़। मैं चुपचाप खड़ा रहा ताकि मैं उनकी बातों के प्रवाह को बाधित न करूं। उन्होंने जारी रखा, पिछली 2 सुबह जब मैं वहां गया था, तो वे सभी चूल्हे के आसपास थे, नाश्ता बना रहे थे, जबकि बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। आप जानते हैं, वो सब अच्छा परिवार वाला माहौल। अगर फुसफुसाते हुए आदमी की भयानक तस्वीरें, जो जंगल में इस परिवार का सोते हुए ही नरसंहार कर रहा था,
मेरे दिमाग में नहीं चल रही होती तो शायद मैं फकीरचंद की अच्छे परिवार वाले माहौल वाली टिप्पणी पर हंस देता। मैंने सिर हिलाया और उन्हें जारी रखने के लिए एक सूक्ष्म मौखिक संकेत दिया। लेकिन जब मैं कल वहां पहुंचा तो बड़े बाहर थे, लेकिन बच्चे अभी भी तंबू में सो रहे थे और बड़े थके हुए, उदास लग रहे थे, जैसे उन्हें अच्छी नींद नहीं मिली हो। उनके आवाज का लहजा थका हुआ लग रहा था। या तो उन्हें लगा कि उन्होंने गायब होने से एक सुबह पहले पर्याप्त सवाल नहीं पूछे थे, या शायद यह एक आम घटना है जिसने इस अनुभवी कर्मचारी पर अपना टोल ले लिया है। मुख्यालय की महिला ने मुझे बताया था कि फकीरचंद यहाँ राष्ट्रीय उद्यान सेवा में एक अनुभवी कर्मचारी थे। 22 साल। वो तब भी कर्मचारी रहे होंगे जब विनय वाल्मीकि लापता हुआ था। मैं ये कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाया कि फकीरचंद ने यहाँ भेड़िया झील में अपने समय में और क्या क्या देखा था। मेरा ध्यान उन पर वापस आया जब उन्होंने अपनी कहानी जारी रखी। लेकिन आज सुबह वहां गया और पेड़ रेखा से तंबू को देखा। हे भगवान, ये बुरी तरह फटा हुआ था और थोड़ा एक तरफ झुका हुआ था, जैसे किसी चीज ने उसे फाड़कर कुछ को हिंसक रूप से बाहर घसीटा हो। मेरी कल्पना मुझे सताती रही जैसे ही हम उनके टावर में पहुंचे। मैं खुद को थप्पड़ मारने को ललचाया ताकि खुद को संयत कर सकूं, लेकिन मैंने विरोध किया। मैं पागल नहीं दिखना चाहता था। मैं सोफे पर बैठ गया जबकि फकीरचंद ने मेरे लिए एक ताज़ा गर्म कॉफी का कप डाला, जबकि उन्होंने खुद के लिए भी एक कप डाला और मेरे सामने अपनी कुर्सी पर बैठ गए। फटा हुआ? मैंने पूछा। चाकू से फटने जैसा नहीं? कहना मुश्किल है। मैंने इन शेरिफों के साथ साथ कुछ वनकर्मियों को भी दृश्य की जांच करते हुए, परिवार और सबूतों की तलाश करते हुए बुलाया है। अगर मैं तुमसे नहीं मिल रहा होता तो मैं अभी उनके साथ होता। मैं फकीरचंद को इतना अच्छी तरह से नहीं जानता था कि यह बता सकूं कि वह मजाक कर रहे थे या वो मुझे इस समय एक असुविधा के रूप में देखते थे। जो मैंने देखा था उससे वह एक सभ्य व्यक्ति थे, इसलिए मैंने थोड़ी व्यंग्यात्मक हास्य का जोखिम उठाया। नहीं, धन्यवाद फकीरचंद। ये जानकर अच्छा लगा कि मैं पहले से ही इतना बोझ हूं। अरे, मेरा मतलब वैसे नहीं था, बेटा। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी आंखों के सामने किसी मृत शरीर या ऐसी किसी चीज की तलाश में जमीन पर रेंगना चाहता हूं? नहीं, मेरा विश्वास करो जयंत, यहां होना और तुमसे मिलना एक खुशी की बात है। वाह, शायद ये थोड़ा जल्दी है ये सोचना कि वे मर चुके हैं, तुम्हें नहीं लगता? मैं उन्हें वाक्यांश के उस चुनाव से भागने नहीं दे रहा था। मुझे पता है कि वे मर चुके हैं जयंत, मुझ पर विश्वास करो। मैंने महसूस किया कि मेरा चेहरा कांप रहा था और विकृत हो गया क्योंकि मेरी आंखें अनियंत्रित रूप से झपक रही थी, क्योंकि मैंने फकीरचंद की निश्चितता की गंभीरता को समझा। तुम कैसे जानते हो कि वे मर चुके हैं? शायद वे सिर्फ घूमने गए हों और किसी जानवर ने उनके तंबू में घुसने की कोशिश की हो, जबकि पीछे मुड़कर देखने पर मैं साफ देख सकता था कि फकीरचंद एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने वनकर्मी के रूप में अपने लगभग 25 साल के काम में बहुत सी अंधेरी चीजें देखी थी। हाँ बेटा, यह निश्चित रूप से संभव है। संभावित? बिल्कुल नहीं। तुम इस बारे में बहुत पक्के लग रहे हो फकीरचंद। मुझे उम्मीद है कि मैं गलत हूँ सचमुच, लेकिन चलो बस इतना कहीं कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ है। उसने यह बात बहुत धीमी आवाज में कही। मीलों तक कोई नहीं था। मुझे यह अजीब लगा। मैंने उसे इस पर टोका नहीं, हालांकि ठीक है, हाँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ। लोग जंगल में हमेशा लापता होते रहते हैं। खतरनाक जगह है और सब खो जाना आसान है, या किसी भालू, भेड़िए या पहाड़ी शेर से टकराना। फकीरचंद ने अपनी नाक से तेजी से सांस खींची और मेरी नादानी पर धीरे से हंसे। मेरे बेटे, मैं काफी समय से जंगल का हिस्सा रहा हूँ, खासकर भेड़िया झील का, ये जानने के लिए कि कोई व्यक्ति या समूह जो बस वहां थोड़ा भटक गया हो और जो किसी शैतानी चीज का ध्यान खींच चुका हो, उनमें क्या अंतर है। जैसे ही फकीरचंद ने अपना वाक्य पूरा किया, उनके चेहरे के भाव ने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत ज्यादा कह दिया था। उन्होंने आह भरी और अपना सिर हिलाते हुए खुद को कोसा। फुसफुसाते हुए आदमी की मेरी व्याख्या, जो मुझे चुप रहने का इशारा कर रहा था, मेरे दिमाग में कौंध गई। मैंने इसे झटक दिया। कुछ शैतानी? मैंने झिझकते हुए पूछा। फकीरचंद कुछ लंबे सेकंड तक मुझे ध्यान से देखते रहे, ये तय करते हुए कि वह मेरे खोजी सवाल का जवाब कैसे देंगे। तभी अचानक उनका वॉकी टॉकी बज उठा। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई कभी यह मानेगा, लेकिन हाँ, इसने हमें हिला दिया। दूसरे वनकर्मी की आवाज ने फकीरचंद के निगरानी टावर के अंदर के तीव्र, घुटन भरे माहौल को भेद दिया। अरे फकीरचंद, फकीरचंद, क्या तुम वहां हो यार? फकीरचंद ने अपनी बेल्ट के होल्स्टर से अपना वॉकी टॉकी निकाला, जबकि मेरे साथ आंखों का संपर्क बनाए रखा, मानो मुझे बता रहे हो कि बैठो, सुनो और सीखो, क्योंकि उनकी बात साबित होने वाली थी और वो जानते थे। हाँ अनिल, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम्हें लापता लोगों पर कोई जानकारी मिली है? फकीरचंद ने मुझसे अपनी नजर नहीं हटाई, क्योंकि उन्होंने भयानक विवरणों को कमरे में प्रवाहित होने दिया। हमने बड़ों को ढूंढ लिया है,
बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल वही जो हमें उम्मीद थी। अंतिम वाक्य उसी धीमी आवाज में कहा गया था जो मुझसे छिपा नहीं था। वे मर चुके हैं। फकीरचंद की तीव्र नजर एक अधिक हारी हुई, याचना भरी घूर में बदल गई। अभी भी सीधे मेरी ओर लक्ष्य कर रही थी, जैसे कह रही हो, देखा मेरा मतलब? हाँ, बहुत। क्या तुम अकेले हो या? पहली बार फकीरचंद ने मुझसे अपना आंखों का संपर्क तोड़ा और अपने बेडरूम के दरवाजे की ओर देखा। हाँ, 2 मिनट में। अनिल, माफ करना, मुझे ये लेना होगा, उन्होंने जल्दी से समझाया। फिर जोड़ा, अरे, मुझ पर एक एहसान करो और थोड़ी और कॉफी बनाओ, आयरिश। नहीं, विस्की सिंक के नीचे है, उन्होंने ये कहते हुए कहा, स्पष्ट रूप से माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सिर हिलाया और गर्मजोशी से मुस्कुराया, फिर उन्हें कॉल लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी बात साबित कर दी थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से तय कर लिया था कि मैंने अपने पहले दिन के लिए पर्याप्त सुन लिया था। जैसे ही मैंने कॉफी का जार और पाश्चुरीकृत दूध के साथ जैमसन की बड़ी बोतल काउंटर पर रखी, मैं फकीरचंद और अनिल को अपने टावर के बेडरूम में रेडियो पर बात करते हुए सुन सकता था। मैंने केतली पर उबालने वाला स्विच दबाया ताकि कुछ पृष्ठभूमि शोर पैदा हो सके, ताकि मैं कमरे में चुपचाप रेंग सकूं और सुने बिना दरवाजे पर कान लगा सकूं। मैंने अपना कान दरवाजे से सटाया और ध्यान से सुना ताकि मैं दोनों तरफ की बातचीत सुन सकूं। यह स्पष्ट था कि मैंने बातचीत का एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया था, लेकिन जो मैंने सुना वो कुछ इस तरह था। हे भगवान, पुलिस ने इस बार क्या सोचा? ज्यादा नहीं, लेकिन उनके पास एक सिद्धांत है। रवि इससे परेशान है, वही आदमी जिसे मुख्यालय ऐसे मामलों में भेजता है। उसने मुझे बताया कि मुझे पुलिस से जो कुछ भी कहना है वो उसी के माध्यम से होना चाहिए। वो एक बदतमीज आदमी है। हाँ, बहुत बड़ा बदतमीज। क्या वे मुझसे बात करना चाहते थे? हाँ, रवि वास्तव में लगभग 4 बजे तुम्हारे टावर पर आ रहा है तुम्हारा बयान लेने के लिए। धिक्कार है। मेरे पास नया बच्चा है यहाँ, जयंत, वो अच्छा लड़का है। मैं उसे कल साइट पर ले जाऊंगा और तुम दोनों को परिचित करवाऊंगा। हाँ, वो अच्छा लगेगा, लेकिन रवि कहता है कि उसके आने से पहले उसे भेज दो। उसे बताओ कि उसे दिन भर की तनख्वाह मिलेगी, लेकिन वह कल तक अपने केबिन में वापस जा सकता है। बेचारा बच्चा, वह अभी अभी तो आया है। जरूर, तुम्हारे पास उस बदतमीज के तुम्हारे पास पहुंचने से पहले उसे कोर्ट पर घर छोड़ने का समय होगा। हाँ, मेरा यही इरादा है। तो क्या सिद्धांत है पुलिस से? ये पिछले 3 की तरह ही है, इसलिए पुलिस को लगता है कि यह एक सीरियल किलर है। और देखो, रवि चाहता है कि हम इसका समर्थन करें। हे भगवान, तो वयस्क फिर से प्रदर्शित हुए? हाँ, मैं और हेमंत ने उन्हें जोन 3 में बरामद किया, जब हमारे साथ काउंटी शेरिफ और कुत्ते भी थे। जब भी हमने कुत्तों को बच्चे की गंध का पीछा करने की कोशिश की, तो वे बस बेकाबू हो गए। लेकिन यार, जब हमने पिता की बेसबॉल कैप उठाई जो घटनास्थल पर छूटी थी, तो कुत्ते सीधे 3 किलोमीटर जंगल में चले गए। हाँ, इस बिंदु पर मैं इतना ही मुगद और भयभीत था कि मैंने आवाजों की मात्रा को तेज होते हुए नहीं देखा, क्योंकि ऑडियो का स्रोत मेरे कान के पास आ गया था। हमने उन सबको पेड़ों में ऊपर पाया। दरवाजा खुला और मैं लगभग कमरे में गिर पड़ा। मैंने ऊपर देखा और फकीरचंद की तीव्र नजरें मेरी आंखों से मिली। उस दिन दूसरी बार उनकी भौहें उठी हुई थी, होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे। मुझे तुम्हें वहीं रोकने दो, अनिल। मैं वापस आ गया हूं। मुझे बस जयंत को घर पहुंचाना है। मैं शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। और कॉफी तैयार है। मैंने शरारत भरी कोशिश की, हालांकि काउंटर पर बंद कॉफी के जार और विस्की की बोतल के अलावा कुछ भी नहीं था। केतली उबल चुकी थी, हालांकि मुझे लगता है कि बस वही था। फकीरचंद हंसे। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। देखो बेटा, कुछ ऐसा हुआ है जैसा कि मुझे यकीन है कि तुम्हें पता है। उन्होंने यह अंतिम टिप्पणी एक चंचल व्यंग्य के साथ कही और मुझे इसकी सराहना हुई। इसने मुझे सहज महसूस कराया और मुझे लगता है कि वो समझ गए कि मैं इतना जिज्ञासु क्यों था। मैं भी होता। हाँ, मैं अब पैदल ही निकल पड़ूंगा। शायद अंधेरा होने से पहले वापस आ जाऊं। फकीरचंद ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तुम शायद एक जिज्ञासु बच्चे हो, लेकिन तुम मुझे पसंद हो। बस उस विस्की को सिंक के नीचे रख दो इससे पहले कि वो बदतमीज यहां आए। मैं अपनी एटीवी की चाबियां ले आऊंगा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें घर पहुंचाऊंगा और मैं अपने वचन का पक्का हूं। मुझे फकीरचंद सचमुच पसंद थे। वो मुझे मेरे पिता की याद दिलाते थे। मैंने विस्की को सिंक के नीचे रखा और उसे नजर से ओझल कर दिया। मैंने सुनिश्चित किया कि रवि को कुछ भी ऐसा न मिले जिससे फकीरचंद को किसी तरह की परेशानी हो। मैंने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर चला। जैसे ही मैं निकला, फकीरचंद मेरे साथ कदम मिलाकर चले। जब हम दोनों टावर से बाहर निकले तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ थपकी दी। इसके अलावा बेटा, मैं तुम्हें अंधेरा होने के बाद यहाँ अकेले भटकने नहीं देना चाहता।